इतिहास में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुईं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उनमें से एक है फ्रांसीसी क्रांति। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए आज इसी की जड़ों तक चलते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन। तारीख थी 14 जुलाई 1789। पेरिस शहर की सुबह। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। पूरे शहर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हवा में जैसे बारूद घुला हो। वजह, राजा ने शहर में अपनी सेना भेज दी थी। और फिर कानों कान एक खबर फैलने लगी, एक अफवाह कि राजा किसी भी वक्त सेना को हुक्म दे सकता है आम नागरिकों पर गोली चलाने का। अब सोचिए, जब ऐसी खबर फैलेगी तो क्या होगा? डर और गुस्सा। बस इसी डर और गुस्से ने करीब 7,000 मर्दों और औरतों को एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी खुद की सेना बनाएंगे, एक पीपल्स मिलिशिया। और उनका निशाना बना बैस्टील का किला, जो सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि राजा की बेरहम ताकत, उसकी तानाशाही का एक जीता जागता सिंबल था। लोगों ने उस पर धावा बोला और उसे तहस नहस कर दिया। पर कोई भी समाज रातों रात इस मोड़ पर नहीं पहुंचता। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों हुआ था? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। तो हाँ, पेरिस में दहशत का माहौल था, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह चिंगारी अचानक नहीं भड़की थी। इसके पीछे दशकों से सुलग रही एक आग थी, एक गहरा संकट था। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और फ्रांस के उस दौर को समझते हैं जिसे इतिहास में ओल्ड रेजिम या पुराना शासन कहा जाता है। यहीं पर सारी कहानी की जड़ें हैं। देखिए, उस वक्त का फ्रांसीसी समाज समझिए कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें कहते थे एस्टेट्स। पहला एस्टेट था पादरियों का, यानी चर्च के लोग। दूसरा था कुलीन वर्ग, मतलब राजा महाराजा और उनके खानदान वाले। और फिर था तीसरा एस्टेट, जिसमें बाकी सब लोग आते थे। अब मजे की बात सुनिए, पहले और दूसरे एस्टेट के लोग आबादी में तो 3% से भी कम थे, लेकिन देश की करीब 35% जमीन के मालिक थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा, मतलब 100% टैक्स का बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर। उस दौर की फीलिंग को समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। किसी गुमनाम कलाकार ने बनाई थी, लेकिन बात एकदम सीधी कहती है। इसमें कुलीन वर्ग को एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है और किसान को एक मक्खी की तरह। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां मकड़ी यानी अमीर लोग बस जाल बिछाकर बैठें और किसान यानी मक्खी अपनी सारी मेहनत की कमाई उस जाल में फंसा देता है। तो एक तरफ तो समाज में इतना भेदभाव था और ऊपर से देश की आर्थिक हालत भी खस्ता थी। मतलब जब किंग लुई 16वें गद्दी पर बैठे ना, तो उन्हें विरासत में मिला एक खाली खजाना। सालों से चल रहे युद्ध, खासकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिका की मदद करने के चक्कर में फ्रांस पर 3 अरब लीवर, जो उस वक्त की करेंसी थी, उससे भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका था। और जब देश का खजाना खाली हो और आम लोग पहले से ही परेशान हो, तो एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। और वो चिंगारी थी निर्वाह संकट। समझिए ये कैसे काम करता था। पहले किसी साल मौसम खराब हुआ, फसल बर्बाद हो गई। फिर अनाज की कमी हो गई, लेकिन आबादी तो बढ़ ही रही थी। नतीजा, रोटी, जो कि आम आदमी का मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। और फिर सबसे गरीब तबका रोटी खरीदने लायक भी नहीं बचता था। इसके बाद क्या होता था? भूखमरी और दंगे। तो अब सिचुएशन क्या है? एक अन्याय पर टिका समाज, एक दिवालिया हो चुकी सरकार और भूखे प्यासे लोग। ये एक विस्फोटक मिक्सचर था। और इसमें अब एक और चीज शामिल होने वाली थी, नए विचारों की चिंगारी। देखिए, उसी तीसरे एस्टेट के अंदर एक नया ग्रुप उभर रहा था, मिडिल क्लास। ये पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी, वकील, सरकारी अफसर। ये लोग मेहनत से पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन समाज में उन्हें वो इज्जत और अधिकार नहीं मिलते थे जो पैदाइशी तौर पर अमीरों को मिल जाते थे। इस फ्रस्ट्रेशन को एक शख्स जो आगे चल के क्रांति का बड़ा नेता बना, जॉर्जेस डेंटन, ने अपने शब्दों में बयां किया। उन्होंने कहा, हमें पढ़ाया लिखाया तो गया, लेकिन इस सिस्टम ने हमें हमारे काबिलियत दिखाने का कोई मौका ही नहीं दिया। सोचिए, ये सिर्फ डेंटन की नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी की आवाज थी। एक ऐसी पीढ़ी जो काबिल तो थी, लेकिन पुराने सिस्टम की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। और ठीक इसी समय कुछ फिलोसोफर्स के आइडियाज जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू लोगों के बीच फैल रहे थे। ये लोग कह क्या रहे थे? ये कह रहे थे कि राजा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं होता। सरकार वो होनी चाहिए जो लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर चले, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सरकार की ताकत एक इंसान के हाथ में नहीं बल्कि बंटी भी होनी चाहिए। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ही रैडिकल क्रांतिकारी विचार थे। तो संकट गहरा था, नए विचार हवा में थे, अब बस एक आखिरी धक्के की जरूरत थी, और वो धक्का भी लग गया। आर्थिक संकट इतना बढ़ चुका था कि राजा लुई सोलवे के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें नए टैक्स लगाने थे और इसके लिए उन्हें स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग 1750 सालों में पहली बार हो रही थी। तारीख थी 5 मई 1789। मीटिंग तो शुरू हुई, लेकिन असली पेंच फंसा वोटिंग के तरीके पर। राजा चाहता था पुराना सिस्टम चले, यानी हर एस्टेट का एक वोट। अब इसमें क्या होता, पादरी और कुलीन वर्ग यानी पहले दो एस्टेट हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट को 2 के मुकाबले 1 वोट से हरा देते हैं। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट तैयार था। उन्होंने मांग की वोट बाय एस्टेट नहीं, वोट बाय हेड होगा, मतलब हर मेंबर का 1 वोट। इससे उन्हें बराबरी का मौका मिलता। राजा ने साफ मना कर दिया और बस तीसरे एस्टेट के सारे मेंबर्स मीटिंग से वॉकआउट कर गए। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। घटनाओं की जैसे झड़ी लग गई। 20 जून तीसरे स्टेट ने खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और मशहूर टेनिस कोर्ट ओथ ली। 14 जुलाई पेरिस के लोगों ने बैस्टिल का किला ढा दिया। 4 अगस्त नेशनल असेंबली ने एक झटके में सामंती सिस्टम और सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। मतलब सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर फ्रांस की सदियों पुरानी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो इस उथल-पुथल और हंगामे के बीच एक नए फ्रांस का जन्म हो रहा था। एक ऐसा फ्रांस जो क्रांति के नए सिद्धांतों पर खड़ा होना चाहता था। अपनी ही जनता के विद्रोह की ताकत देखकर राजा लुई सोलवे को आखिर में झुकना ही पड़ा। उन्हें नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। और ये पल फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजा की असीमित सत्ता के अंत का ऐलान था। 1791 में जो नया संविधान बना उसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। मतलब राजा तो रहेगा, लेकिन उसकी ताकत संविधान के दायरे में होगी। सरकार की शक्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आसान भाषा में कहें तो अब कानून बनाने की असली ताकत राजा के हाथ से निकलकर चुनी हुई नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। लेकिन रुकिए, क्या अब सब ठीक हो गया था? नहीं, ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था। वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिला, यानी वो पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो एक खास अमाउंट में टैक्स देते थे। बाकी के सारे पुरुष और तमाम महिलाएं, उन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो बराबरी का जो नारा था वो अभी भी एक अधूरा सपना था। तो हाँ, एक नया संविधान आ गया, इंसानी अधिकारों का ऐलान भी हो गया, लेकिन समाज अभी भी बटा हुआ था और राजा कमजोर हो चुका था। ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो बस शुरुआत थी। असली क्रांति तो अभी शुरू होनी थी, लेकिन वो एक अलग कहानी है जिसे हम फिर कभी जानेंगे।